नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी ऐसे मेटल्स की जिस मेटल के नाम पे पूरा युग है। कहते हैं कि कॉपर एज, तांबा का युग, ताम्र युग। और इस मेटल ने ये साक्षी रहा है कि जब भी हम लोगों ने सिविलाइजेशन से लेके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो देखा है वो इसके बेस पे देखा। और जब जब इसकी प्राइसेस जो है वो हायर साइड गई है, वो इकोनॉमी के लिए कंसर्न लेके तो आया है, लेकिन एक संकेत लेके भी आया है कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है। जब भी इसके प्राइस नीचे गए हैं तो प्राइस यहाँ पे एक कहते कि कंसर्न आया है मार्केट में कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, चाहे वो ग्लोबल स्लो डाउन है। यानी कि इसे हम कहते हैं इकोनॉमी का बैरोमीटर और इसे हम कहते हैं डॉक्टर कॉपर। बात होगी इसमें डॉक्टर कॉपर के बारे में और 2026 में किस तरीके का यहाँ पे एक आउटलुक हो सकता है आने वाले समय में, और क्या ये निवेश के लिए एक अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि देखिए, फिजिकल डिमांड की बात की जाए तो ये जो कमोडिटी है, कोई निवेश के लिए हम इसे सोना नहीं कह सकते, क्योंकि सोना एक अलग चीज है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है। बहुत स्टेबल वे में ये चलती है और वैसे ही स्टेबिलिटी के साथ ही ट्रेड भी देती है, निवेश का भी एक लाभ देती है। लेकिन काफी सालों तक अगर हम देखें, 2004 में ये लिस्ट हुई थी एमसीएक्स पे, हम लोगों ने देखा है कि काफी सालों तक ये रेंज में ये कमोडिटी रही है। और देखेंगे फेज वाइज आगे की किस तरीके से, क्यों रेंज में रही, कब कब बढ़ा और क्यों बढ़ा, और रेंज में क्यों रही और दोबारा इसमें फॉल क्यों आया। 2004 में 160 की ये कमोडिटी थी। और जब आप शुरुआत देखेंगे तो आप देखिए कि जब ये लिस्ट हुई थी तो इसने लो लगाया था 117 का, और यहाँ पे हायर साइड ये है 1137, जो कि अभी अब फिर चेंज हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि किस तरीके से ये फेज वाइज यहाँ पे काम किया है। जब फेज वाइज काम करने की आप यहाँ पे बात करते हैं ना, तो 2004 में 160 का प्राइसेस हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा। इंडस्ट्रियल डिमांड जो था वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। इंडस्ट्रियल डिमांड कहाँ से बढ़ती हुई नजर आई? चाइना से। चाइना इस समय वन फैक्ट्री बन चुका था और यहाँ पे मैसिव रिक्वायरमेंट थी। धीरे धीरे जब यहाँ पे सब प्राइम हिट किया 2008 में, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस का आता हुआ देखा। फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो कहते हैं ना कि मतलब कि जो यूएस पे इम्पैक्ट आता, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे आता है। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट साइकिल भी चेंज होता हुआ देखा और इसका जो इम्पैक्ट था वो चाइना पे भी आया। 2011 में ये प्राइसेस आया 450 तक। इसे हम कहेंगे कि पोस्ट रिसेशन रिकवरी थी। और ये रिकवरी क्यों थी? जब हम बीमार हो जाते हैं हमारी भी रिकवरी होती है। ये इंटरेस्ट रेट डाउन साइड यहाँ पे किया गया था, स्टिमुलस दिया गया था, और स्टिमुलस के बाद यहाँ पे इकोनॉमीज जो है वो रिवाइव करी थी। और तब आया था हमारा पोस्ट रिसेशन रिकवरी। 2016 में प्राइसेस चले गए 320 380, यानी कि ये जो फेज था 11 के बाद 2016, ये डाउनवर्ड फेज था और यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस नीचे थे। इसका कारण क्या था? क्या यहाँ पे डिमांड कम था? नहीं, डिमांड तो यहाँ पे स्टैटिक रहा, लेकिन सप्लाई साइड यहाँ पे ज्यादा हुआ, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे प्राइसेस काफी बढ़े थे। और ये काफी था, ये आंकड़ा 160 से लेके 450, 3 टाइम्स बढ़ना, यानी कि काफी था कि यहाँ पे सप्लाई साइड को बढ़ाया गया। और जब सप्लाई साइड बढ़ा तो यहाँ पे ग्लट आया और 450 से हम लोगों ने 320 380 आता हुआ देखा। अब आते हैं 16 के बाद, हम आते हैं 21। ये फेज था 5 साल का। 5 साल में क्या हुआ? उस बीच में सप्लाई साइड थोड़ा सा मतलब कि संभला, मतलब मैनेज हुआ। उसके बाद डिमांड बढ़ा। लेकिन सबसे मेजर आया था कोविड के बाद। कोविड के बाद अचानक जब फैक्ट्रीज बंद हुई, प्रोडक्शंस बंद हुए, रिफाइनिंग बंद हुई, और जब एकदम से बाजार खुला तो वहां पे वो चीजें थी नहीं, वहां प्रोडक्शन डिलेड था, बंद था बिल्कुल। इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो सीधा यहाँ पे 700 से 750 आया। कितने से? 380 से, यानी कि बिल्कुल आप डबल मान के चलिए। 2024 में क्या हुआ? 2024 में आया डिमांड फ्रॉम ईवी एंड एआई डेटा सेंटर्स। जब यहाँ पे ये डिमांड आया, ये डिमांड नए थे और इसने एडिशन करा इसके डिमांड साइड में काफी ज्यादा। ईवीज तो पहले आए भी थे, लेकिन एआई डेटा सेंटर्स का काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब प्रेशर जो है वो आया। कहाँ पे? डिमांड पे आया और सप्लाई साइड पे आया। 25 में हम लोगों ने एक मास्टर क्लास आता हुआ देखा कॉपर का। यहाँ पे प्राइसेस आए 1292, यानी कि 2025 में हमने 60% का राइज आता हुआ देखा। और एनुअल रैली यहाँ पे आई। क्यों? डिमांड तो बढ़ गया था, सप्लाई साइड स्टैटिक था, बेस बनाया ग्लोबल शॉर्टेजेस ने, और ऐसे टाइम में जब हम रिकॉर्ड डिमांड पे बैठे हुए हैं। 2026 में देखा जाए 1300 से ऊपर इसका दाम आ चुका है। और मार्केट कहाँ एंटर कर रहा है? टाइटनिंग फेज में एंटर कर रहा है। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं इकोनॉमी का बैरोमीटर। अब 2026 में हम हैं, कितनी डिमांड है हमारी? यहाँ पे 28 मिलियन मीट्रिक टन है। 2040 तक, बहुत दूर नहीं है, ये 14 साल है, यहाँ पे जाने तक कितना का डिमांड आ जाएगा? 42 मिलियन टन।
शॉर्टेजेस कितना रहेगा, 10 मिलियन टन का आपको शॉर्टफॉल आ रहा है। और इसे क्या हुआ है, इसे क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डाला गया है, गवर्नमेंट ने, यूएस ने डाला, चाइना ने डाला। तो अब इसके जो आपको जो सप्लाई साइड है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। अब आप चलेंगे आगे, अब हम देखते हैं कि एआई इसमें क्या रोल अदा करता है। एक चैट जीपीटी का मैं बस आंसर यहाँ पे देना चाह रही हूँ एग्जाम्पल। एक चैट जीपीटी ने लॉन्च हुआ था कब, वो लेट 2022 में। अब डेटा सेंटर्स ने रफली यहाँ पे यूएस की कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लिया, 5%। 2030 तक यही जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 2030 तक 14%। यानी कि इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो मतलब आ रहा है। कॉपर की इंटेंसिटी क्या है, अब यहाँ पे आपको पर मेगावाट प्रोडक्शन में 30 से 47 टन का यहाँ पे लग रहा है आपको कॉपर एआई हब में। लेकिन यही जो मतलब एआई डेटा सेंटर चाइना का है, वहां पे डबल भी लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे काफी ज्यादा बैकअप लेके चल रहे हैं। अब आते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा और क्या मतलब है। ये जो जब यहाँ पे सप्लाई साइड डाउन साइड गया और डिमांड बढ़ा, इसका इम्पैक्ट एलएमई के इन्वेंट्रीज पे क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि जब बात कॉपर की हो तो एलएमई उसका बेंचमार्क है। जो हमारे पास कहते हैं कि कितने दिन का कॉपर रह गया हमारे पास यहाँ पे, 7 दिन का कॉपर जो बफर में 2024 का हुआ करता था, वो सिर्फ 3 दिन का होके रह गया। यानी कि सप्लाई साइड बहुत कम हुआ। कहाँ कम हुआ, यूएस के कॉपर में भी और एलएमई के कॉपर में भी। ये यूएस के कॉपर का डेटा है। अब टैरिफ की बात है, जब टैरिफ की वार्निंग आई तो काफी ज्यादा प्रीमियम पे, 100-100 डॉलर की प्रीमियम पे कॉपर को इंपोर्ट किया गया था यूएस में, ताकि उसका जो मतलब सप्लाई साइड है वो बाधित ना हो, और इन एडवांस रखा गया था। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने कोडाल्को से जब एक एग्रीमेंट करा, वो एग्रीमेंट चाइना ने हायर प्राइस पे बिल्कुल करा, और वो भी मतलब कि आने वाले सालों के लिए, कि उनका जो सप्लाई साइड है वो स्मूथ रहे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि चाइना कभी भी रिकॉर्ड हायर प्राइस पे एक्यूमुलेट नहीं करता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व को। वो कोशिश करता है कि एक बार प्राइसेस जो है वो लोअर साइड आए। अब चलिए इनके पिलर्स की बात करते हैं, कौन कौन से पिलर पे यहाँ पे ये इतना ज्यादा डिमांड में आता है। सोलर का है, तो यहाँ पे सोलर में आप देखेंगे कि 1 मेगावाट पे 4 से 5 टन का कॉपर जो है वो डिमांड में आता है। लेकिन अगर इसे करेंगे, ये कितना ज्यादा है, 11 to 40 टाइम्स है। यही एक पर मतलब मेगावाट बिजली अगर हम क्रूड की मदद से उत्पादन करते हैं। यानी कि सोलर में जो मतलब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा कॉपर की जरूरत है, 11 to 40 टाइम्स। ग्लोबल यूजेस यहाँ पे सोलर सेक्टर में कितना लेगा कॉपर को अपने क्षेत्र में, 5 लाख टन का ये कॉपर एनुअल डिमांड मांग रहा है। इतनी तेजी से हमारा हमारा सप्लाई नहीं बढ़ता है जितना कि डिमांड यहाँ पे बढ़ा जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे रिसाइकलिंग भी बढ़ी है, पुराने कॉपर को रिसाइकल करके भी यूज किया जा रहा है। हाइपर स्केल कंजम्पशन आपको एआई में है, एक एआई डेटा सेंटर में आपको 50,000 टन का कॉपर का रिक्वायरमेंट होता है। वाइजैक में अपना एक डेटा सेंटर खुल रहा है, वो गूगल खोल रहा है, उसमें पता है आपको कितना कॉपर की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगा, मैंने डबल चेक करा, 65,500 टन का। तो समझिए एक डेटा सेंटर इतना कॉपर ले रहा है। अब एआई वर्सेस ट्रेडिशनल, अब आप कहेंगे कि डेटा सेंटर तो पहले भी होते थे, लेकिन एआई डेटा सेंटर आपको 3 गुना कॉपर ले रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फैसिलिटीज, क्योंकि इनकी जो केबलिंग होती है वो हाई डेंसिटी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है इनकी कूलिंग सिस्टम को। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है, डेटा सेंटर का डिमांड जो है वो 4,75,000 टन यहाँ पे होना चाहिए 2026 में। आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कितना बढ़ रहा है 2025 से 26 में, सिर्फ 25 से 26 में ये बढ़ रहा है 1,10,000 टन। यानी कि 25 में लगभग इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,65,000 टन। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी डेंसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ ये मतलब कि डिमांड है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कूलिंग डिमांड दो तरीके का होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होती है, वहां पे मतलब इनको चाहिए होता है केबलिंग जिसमें कॉपर यूज होता है। एक हमारा होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एनवीडिया वगैरह यूज करते हैं, वहां पे भी कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, तीसरा फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 60% ऑफ कॉपर डिमांड ग्रोथ जो होगा 2030 तक, यानी कि कॉपर अगर मान लीजिए 100 टन से 200 टन की डिमांड आएगी, तो 100 टन की डिमांड में 60 टन जो होगा ये हमारा पावर सेक्टर लेगा। तो पावर सेक्टर ऑलरेडी ले रहा है, आपकी वायरिंग होती है, केबलिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। आपने देखा होगा कि बहुत बारी क्या होता है कि हमारे सर से यहाँ पे वायरिंग होती थी, अब वो अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है। वो केबलिंग जो यूज होती है उसमें भी आपको कॉपर की डिमांड होती है। जितना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ज्यादा कॉपर की डिमांड, इसके बिना हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, बस आपको इतना मान के चलना होगा।
इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। अब हम आते हैं चौथे पिलर पे। चौथा पिलर है हमारा ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब हमको कंपैरिजन करना होगा कि किस सेक्टर में कितना मतलब कि कॉपर लग रहा है। अगर मान लीजिए कि गैसोलीन की है तो उसमें 23 kg है, हाइब्रिड है 40 kg है, बैटरी ईवी है 83 से 100 kg पे यहाँ पे मतलब कि आपको यूज हो रहा है कॉपर। एक इलेक्ट्रिक बस में 244 से लेके 369 kg तक का यूज होता है आपको कॉपर। डिपेंड करता है कि उनका बैटरी साइज क्या है। तो आप समझिए कि इतना ज्यादा कॉपर जो है आपको यूज हो रहा है, और आप आए दिन देख रहे होंगे कि आपको ग्रीन नंबर के कार के प्लेट्स पड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ऑटोज हैं, बाइक्स हैं, बसेस हैं। तो ये आपको काफी अहम हिस्सा रहेगा जहाँ पे कि कॉपर की जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं एक डेटा के पास। ये आपका सप्लाई है, ये रिसाइकल यहाँ पे कॉपर अवेलेबल है, और ये आपका डिमांड है जो येलो लाइन दिखा रहा है, और ये आपका सप्लाई और डिमांड के गैप है, यानी कि ये आपका गैप है जो प्राइसेस को यहाँ से बढ़ाएगा। अब इसको हम चलते हैं नंबर टर्म्स में लेते हैं। हम नंबर टर्म्स में लेते हैं तो हम हैं 26 में आ चुके हैं। यहाँ तक आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ तक आते आते हम सरप्लस में थे, यहाँ से हम डेफिसिट में आने शुरू हो गए हैं। आपको लगेगा मैं डेफिसिट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। 26,791, 26,815, 27,852, हम तो बढ़ते नजर आ रहे हैं। सप्लाई साइड हमारा बढ़ रहा है 1.7 CAGR से, 1.7% के CAGR से। हमारा डिमांड बढ़ रहा है 2.1 के CAGR से, यानी कि हम माइनस में हैं। अगर यही हाल रहा और कुछ नया इंटरवीन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं आता है, डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो हमारा जो CAGR है ये ज्यादा रहेगा डिमांड का एज कंपेयर टू सप्लाई। अब हम चलते हैं आपको कि ये डेफिसिट जो है AI से ये कितना ज्यादा है। ये डेफिसिट आप देख रहे हैं 26 में, 25 में हुआ, 26 में बढ़ा, और ये बढ़ते बढ़ते ये डीप जो है होता चला जाएगा 29 तक। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अब इन्वेंट्रीज की हालत आपको देखनी होगी कि शंघाई में कितना LMA कितना है। मेजर ये LMA इन्वेंट्रीज यहाँ पे होते हैं, और ये मेजर आपको डेरिवेटिव मार्केट है जहाँ पे कि कॉपर ट्रेड होता है, बेंचमार्क है ये। जून 2024 में देखिए डेटा आपको कहाँ पे है, ये मिलियन पाउंड्स में है। इतने मिलियन पाउंड्स का इन्वेंट्री आपको LME में है। ये शंघाई है रेड में, और ये आपको LME है। यहाँ से एक बार ये बढ़ा ये मार्च में, क्योंकि एक बार थोड़ा सा मतलब डाउन साइड आया था, टैरिफ का फियर भी थोड़ा कम हुआ था। इसके बाद लगातार ये डिप्लेट हो रहा है, और ये लोअर जोन को मेंटेन कर रहा है। यानी कि LME का इन्वेंट्री कम होना और शंघाई का इन्वेंट्री कम होना प्राइस के लिए एक बुलिश इंडिकेशन है। ये तो बात हो गई कि आपने जाना कि डिमांड कम है, सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और आने वाले समय में ये बढ़ता चला जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं, निवेश कैसे करें, क्या क्या तरीका है जिससे कि हम कॉपर में निवेश कर सकते हैं। कॉपर में निवेश करने के तरीके हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके पास आपके उनके शेयर्स हैं जो कि NSE BSE में लिस्टेड है, मतलब यानी कि यहाँ के शेयर बाजार में। ये हिंदुस्तान कॉपर है, हिंडाल्को है, वेदांता है, तीन मेन है, आप और भी देख सकते हैं। दूसरा आता है डाउन स्ट्रीम कंपनी। डाउन स्ट्रीम कंपनी में कौन है, जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड है, रामरतन है, शेरा एनर्जीज है, भाग्यनगर है। लेकिन ये कुछ भी आप करिए, यहाँ पे मैं वित्तीय सलाह आपको नहीं दे सकती हूँ, आप अपने वित्तीय सलाहकार से जान के ही करेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपोजर जब आप बोलेंगे कि किस में है जो कि कोरिलेटेड होता है, वो है पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड से। सबसे आसान जो होता है मेटल्स और कमोडिटी को फोकस करते हुए, ये कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड, DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, SBI मैग्नम का कॉम्बी फंड जो कि कमोडिटी फोकस्ड है। ये चार आपको फैक्टर्स हैं जो आप निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो आपको डीमैट की भी जरूरत नहीं है, ऊपर के तीन के लिए डीमैट की जरूरत है। और अब हम आते हैं डायरेक्ट कमोडिटी ट्रैकिंग MCX में, कॉपर फ्यूचर्स या ऑप्शंस। ये जो आप लोग रिस्क ले सकते हैं वही लोग इसमें एंटर करें, नहीं तो बिल्कुल एंटर नहीं करें। अब जो लास्ट पार्ट है वो हमारा होगा आउटलुक का, कि अब आउटलुक क्या लग रहा है हमारे बाजार में कॉपर का। जब हम कॉपर के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जानेंगे यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म क्या निवेश है, क्योंकि ये वीडियोस लॉन्ग टर्म के लिए है, नो स्पेकुलेशन, नॉट फॉर इंट्राडे। और आपको अपना आगे का 2 साल 3 साल का अगर देखना है निवेश
कॉपर में या मेटल्स में, इसके लिए ये वीडियो है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है एक रेंज में रहने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इससे ऊपर जाती है 1395 से ऊपर जाती है, तो आप मान के चलिए कि एक बार प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो प्राइसेस एक बार 1600 से भी ऊपर का लेवल यहाँ पे लेती हुई नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पे मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि पहला या दूसरा पड़ाव आपका क्या हो सकता है, तो आपको पहला पड़ाव इसमें रखना होगा करीब करीब 1500 का के करीब का आपको रखना होगा। और दूसरा पड़ाव जो है वो आपको रखना चाहिए 1800 के करीब का, 1850 के करीब का। तो आपको मान के चलना होगा कि 1700 तो पहला मतलब रहेगा 1392 को क्रॉस करने के बाद, फिर 1848 आ सकता है। और इसका टाइम जोन ज्यादा है, इसका टाइम जोन आप महीने, एक महीने, 2 महीने लेके नहीं चलिए, कम से कम इसको आपको साल, 1.5 साल देना होगा, तब जाके आपको ये वाला जो रेंज है ये रेंज आपको देखने को मिलेगा। और प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होगा। डाउन साइड आपको जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से आपको मानना होगा कि यहाँ से अब एक पैनिक आ गया है, 1157 से नीचे अगर ये कमोडिटी आए तो आपको ये 972 वाले जोन में जा सकती है, और यहाँ पे आके आपको संभलना होगा। तो एक बारी आप मान के चलिए कि हम इस बार तैयार हैं कौन सा लेवल देखने के लिए, हम देखने के लिए तैयार हैं एक बारी 1500-1600 रुपए का। लेकिन अगर 2 साल का हिसाब रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 1848 तक के भी लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। तो होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और एक मैंने अपलोड किया था लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस आई तो मैंने इसे दोबारा बनाया है। थैंक